हेलो भाई। हेलो छत्रो, क्या है, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। क्या हाल चाल है? लास्ट वीडियो में हमने आपको दिया था, टॉपिक था हमारा, आपको अगर याद हो, अभी मैंने एक ही वीडियो केवल अभी तक शेयर किया आप लोगों को यूट्यूब पे। टॉपिक था हमारा द स्टेट्स एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, राज्य और शासन के प्रकार। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। और एक बात के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कि एक दिन में लगभग 400 सब्सक्राइबर्स हो गए, जहाँ पहुँचने लोगों को 15-20 दिन लग जाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र आप लोग हैं, और हम साथ में तो हैं ही आपके साथ। चलिए आज हम कुछ लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारी एक लाइन है, बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करें, बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करें, मिल जाए गर नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। चलिए इसके अलावा अगला हमने आपको, जैसा कि मैंने पहले बोला था आप लोगों को, कि अगला टॉपिक होगा हमारा भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास, या यूं कहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो डालिए हेडिंग, देखते हैं, डालिए भारत में, देखते हैं भारत में संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये टॉपिक हमारा है, तो जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जरा हम समझ लें, हम संविधान पे चल रहे हैं, तो जरा संविधान होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि संविधान क्या होता है। ठीक, इसमें बहुत सारे टॉपिक, हम इसको शॉर्ट में बता दे रहे आपको हम कि संविधान एक्चुअल में होता क्या है। पहला तो आप समझिए, कह सकते हैं कि देश का वैधानिक दस्तावेज। दूसरा कह सकते हैं आप, जिससे देश की सरकार की संरचना और कार्य का निर्धारण, ड्यूटी का निर्धारण करता है। तीसरा कह सकते हैं आप, देश के शासन का आधार होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप अलग अलग बुक्स में अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे आप। तो ये है हमारे संविधान के बारे में। ठीक, अब जरा चलते हैं, ये संविधान का एक रफली सा मैंने आपको परिभाषा बता दिया, संविधान होता क्या है। और ध्यान दीजिए, जिस देश का जो सा संविधान होगा, हमारे जो देश की नीति निर्माता होंगे, कानून निर्माता होंगे, संविधान के दायरे में ही कानून का निर्माण करेंगे। और अगर आपने पढ़ा होगा, अभी अब बहुत सारी बातें भी आएंगी तो हम आगे देखेंगे। अभी जरा आइए हम संवैधानिक विकास की बात करें तो ध्यान रखिए, संविधान की जो शुरुआत है, संवैधानिक निर्माण या संवैधानिक पृष्ठभूमि का जो शुरुआत नींव मानी जाती है, वो ब्रिटिश काल से ही मानी जाती है। हाँ, अलग बात है, वहाँ पर जो क्रमिक गति थी उसकी, वो बहुत धीमी थी, आराम से सब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। ठीक, तो उसको जरा हम ध्यान देते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जरा, कि ब्रिटिश हुकूमत की बात, ब्रिटिश शासन की बात अगर हम करें तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शासन भारत में दो भागों में माना जाता है, दो स्टेप में माना जाता है। पहला तो कंपनी का शासन रहा हमारे यहाँ देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, दूसरा ब्रिटिश क्राउन या महारानी का। तो जरा देखते हैं
तो ध्यान दीजिएगा, भारत में संवैधानिक विकास को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में संवैधानिक विकास को, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जरा देखिए, संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में ब्रिटिश हुकूमत 2 टाइप में डिवाइड की गई। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा भारत में, दूसरा ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा भारत में। अगर आप देखिए तो जनरली हम इसको मानते हैं 1773 से लेकर 1858 तक का जो कार्यकाल है वो कंपनी का शासन माना जाता है, और 1858 से देश की आज़ादी 1947 तक जो माना जाता है वो क्राउन का शासन या महारानी का शासन, कुछ भी कह लीजिए, ये माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब तक भारत में कंपनी का शासन था, तब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट बीच बीच में रह रहकर नए नए कानून, नए नए दस्तावेज, नए नए चार्टर जारी करके कंपनी के शासन को नियंत्रित करती थी। मैं इसमें अभी लिखाऊंगा कौन कौन से हैं। और जब डायरेक्ट भारत का शासन 1857 की क्रांति या गदर के पश्चात, सैन्य विद्रोह के पश्चात भारत के शासन की बागडोर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई, तब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलग अलग समय पर कानून को, देश को, प्रशासन, शासन को चलाने के लिए अलग अलग अधिनियम में अलग अलग कानून पारित किए थे। जो भी आप देखिएगा, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। अब जरा देखिए, जब तक कंपनी का शासन था तब तक उस दौरान, उस ड्यूरेशन में कौन कौन से कानून, कौन कौन से चार्टर जारी किए गए, वो देख लीजिए। फिर आगे अभी एक लिस्टिंग कर दें, उसके बाद एक एक अधिनियम को, एक एक एक्ट को, एक एक चार्टर को 1 बाय 1 हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपको एक्सप्लेन बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा, जैसा कि आपको क्लियर होना चाहिए, जैसा हम क्लास में क्लियर करते हैं। चलिए जरा देखिए, पहला अधिनियम पारित किया गया कंपनी के शासन के दौरान, पहला है भारत में रेगुलेटिंग अधिनियम या एक्ट 1773, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेकंड आपका आता है बीच में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स PITS, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर हमारा आता है तीसरा, थर्ड पॉइंट, चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1793। फिर हमारा आता है 4th नंबर पे चार्टर एक्ट 1813। फिर हमारा आता है 5th नंबर पे चार्टर एक्ट 1833। फिर हमारा आता है इसी बगल में, देख लीजिए, चार्टर एक्ट 1853। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब तक देश में कंपनी का शासन था, जब तक देश में कंपनी का शासन रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा 1773 से लेकर 1858 के ड्यूरिंग में पहला अधिनियम पारित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बीच में कुछ संशोधन के तौर पे पिट्स इंडिया एक्ट जारी किया, जो जॉन पिट्स साहब थे, हमारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। फिर हमारा थर्ड अधिनियम है चार्टर एक्ट 1793। फिर हमारा है चार्टर एक्ट 1813। फिर हमारा है चार्टर एक्ट 1833 और लास्ट चार्टर हमारा आता है 1853। ध्यान रखिएगा, आपको पूरे संविधान में, पूरे संवैधानिक विकास में 1853 के बाद, 1853 के बाद कोई भी नॉट अ सिंगल चार्टर एक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर अधिनियम या अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता था, एक्चुअल में था भी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका इसके बारे में। ये अब भाई जरा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये तो हो गया कंपनी के अधीन, अब आते हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन।
आप लोगों को पता होगा 1857 का जब क्रांति या गदर हुआ था, जहाँ भी जैसे हम कानपुर में खड़े हैं, कानपुर की धरती पे नाना साहब यहाँ के नेता थे, थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको तात्या टोपे साहब का भी था। झांसी ग्वालियर की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और थोड़ा बगल में चले जाएं लखनऊ में बेगम हजरत महल, वैसे फैज़ाबाद, इलाहाबाद, बनारस है, बरेली है और जगदीशपुर वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो एक अलग टॉपिक हो गया जो हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ाएंगे, वहाँ देखिएगा। अभी जरा आते हैं 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन या महारानी का शासन चालू होता है और अधिनियम पारित किया जाता है 1858 भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस अधिनियम के द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और इसके बाद पूरी भारत के शासन की बागडोर पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ जाती है। और यहाँ से लेकर जब तक देश हमारा आज़ाद नहीं हो जाता तब तक क्राउन ही संचालन करता है देश के शासन का, भारत के। सेकंड अधिनियम हमारा आता है भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और थर्ड पॉइंट हमारा, तीसरा हमारा आ जाता है, इसके बाद डायरेक्ट आइए भारतीय परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम 1892। फिर हमारा फोर्थ नंबर आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा हमारा है भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सुधार भी कहते हैं। चलिए थोड़ा आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट अभी ना लीजिए क्योंकि थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, मैं जरा इधर देखता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। ओके, 1 सेकेंड। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक भारत शासन अधिनियम 1919 हो गया। इसके बाद हमारा जो है छठे नंबर का आता है, वो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा 65% जो पार्ट है वो 1935 से ही लिया गया। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि देश का संविधान सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है, तो ध्यान रखिए 1935 भारत शासन अधिनियम से। जैसे पे आते हैं फिर अगला हमारा 7th पॉइंट आएगा इस वाले में, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव 1940। फिर हमारा आएगा अगला क्रिप्स मिशन 1942। फिर हमारा आएगा कैबिनेट मिशन 1946। और इसका फिर हमारा आएगा माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना। फिर हमारा ये आ जाएगा 1947। और फिर लास्ट यदि आप चाहें तो एक और कर सकते हैं, वो हालांकि वो तो फिर देश की आज़ादी वाला मैटर हो जाएगा। एक आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगर यहाँ तक चलें तो सीधा सीधा सब कुछ हो जाएगा।
फिलहाल वैसे तो यहीं तक माना जाता है, आप यहीं तक नोट भी करिए, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जरा अब देखते हैं। मैंने बोला संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधीन, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के शासन का अधीन। क्योंकि भारत का शासन जो ब्रिटिश हुकूमत थी दो भागों में है, कंपनी का शासन एंड ब्रिटिश क्राउन का शासन। मैंने आपको दोनों बता दिया कि कंपनी के अधीन शासन में कौन कौन से कानून पारित किए गए और ब्रिटिश क्राउन के अधीन कौन कौन से कानून पारित किए गए, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दिया, आपने लिया भी होगा आई थिंक। अगर आगे बढ़ते हैं, अब जरा पहुंचिए। मैंने अभी बोला था आपको कि भारत में संवैधानिक विकास का जो नींव है, पृष्ठभूमि है, वो ब्रिटिश शासन में ही उसकी नींव पड़ गई थी। और जरा हम समझते हैं, और एक चीज़ और समझिएगा कि भारत में वास्तव में जो संवैधानिक विकास है कंपनी की स्थापना के साथ से ही हमारे विद्वान मानते हैं। जरा यूँ समझिए, ध्यान से सोचिए, ब्रिटिश हुकूमत से पहले भारत में क्या था, राजतंत्र था, नवाब से रजवाड़े थे, उसमें हमारा कोई संविधान नहीं था। जो मुस्लिम राज था शरीयत के हिसाब से अपना कानून चलाते थे, जो हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य थे वो अपने धार्मिक कानून के हिसाब से अपना फैसला करते थे, अपनी मनमर्जी करते थे। जरा सोचिए, यदि किसी विद्वानों ने बात कही है कंपनी की स्थापना साथ से भारत में संवैधानिक विकास की नींव पड़ी, तो कोई गलत नहीं कहा है। जरा देखिए समझिए। तो पहले टॉपिक हम डालते हैं, क्योंकि ये तो शासन प्रशासन तो बात की बात है, कंपनी का शासन या क्राउन का शासन। पहले हम आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ, स्थापना, क्योंकि कंपनी की स्थापना के साथ से ही ब्रिटिशर्स भारत में आए। तो पहले हम डालते हैं, जरा हेडिंग देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि यहां पे जरूरी इस टॉपिक को मेंशन करना, क्योंकि कंपनी की स्थापना के साथ से भारत में हम संवैधानिक विकास का पहला चरण मानते हैं, जो संविधान के विकास की ओर जाता। ना कंपनी बनती, ना ब्रिटिशर्स भारत आते, ना हम इस क्रम में पहुंचते। तो जरा हम आते हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो समझो जरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था। हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जरा समझ लीजिए इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। पूरा नाम तो कंपनी का ये है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जरा चलिए इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए कंपनी की स्थापना कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1600 ईस्वी के चार्टर या राजलेख या शाही आदेश के द्वारा हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना के लिए 1600 ईस्वी पहला पॉइंट का चार्टर अधिनियम, किसके द्वारा, चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कंपनी की स्थापना हुई। और स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600। अब किया किसने, किसके फरमान से, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। एक बात ठीक। अब ध्यान देना, यहां ध्यान देने की बात है, जिसे हम बोलते हैं 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने शाही फरमान या राजलेख के द्वारा किया। उस राजलेख का नाम है, उसको कहा जाता है चार्टर अधिनियम 1600 या 1600 ईस्वी का राजलेख। उसके बाद जरा समझते हैं, कंपनी की स्थापना तो हो गई। अब जरा समझिए थोड़ी सी बातें।
जब कंपनी की स्थापना हुई उस समय कंपनी के टोटल जो पार्टनर थे, जो भागीदार थे, शेयर होल्डर थे, आप यूं कह सकते हैं, जो इसके पार्टनर थे, भागीदार थे, कुल मिलाकर 217 पार्टनर थे। ठीक। अब कंपनी की जो कुल पूंजी थी 30,133 पाउंड, 30,133 पाउंड। और यही नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, ये 217 पार्टनर में से एक ये भी थी, महारानी एलिजाबेथ। जो 217 पार्टनर, उसकी उसमें एक बहुत बड़ी पार्टनर महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी थी। और जब ध्यान दीजिए स्थापना हुई कंपनी की, तो कंपनी की स्थापना के समय जो इनको लाइसेंस दिया गया कंपनी को, एक तरह से उसकी जो उसका एक तरह से लाइसेंस कम, उसको हम मोनोपोली लेटर या एकाधिकार पत्र के रूप में ज़्यादा जानते हैं। मोनोपोली लेटर या एकाधिकार पत्र या लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस जो ब्रिटिश कंपनियों में केवल इकलौती ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। लिहाजा हम यूं कह सकते हैं, जब किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक ही व्यक्ति का दबदबा हो, एक ही व्यक्ति हो, तो उसकी मोनोपोली मानी जाएगी, उसको एकाधिकार कहते हैं। तो ब्रिटिश कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, मतलब किसी अदर ब्रिटिश कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया गया, ना दिया जाने वाला था। कौन सा लाइसेंस? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। जरा इमेजिन करिए, हम लोग कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं या जो भी यूरोपियंस हमारे लिए वेस्टर्न कंट्री हैं, तो भाई सिंपल सी बात, हम उनके लिए पूर्वी हुए, वो हमारे पश्चिमी हुए। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का इकलौती ब्रिटिश कंपनी के पास राइट था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए कहते हैं कि इसे लाइसेंस कम, लाइसेंस क्या, एकाधिकार पत्र दिया गया, एक बात। और इसकी जो अवधि या ड्यूरेशन या वैलिडिटी शुरू में करी गई व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ, महज 15 वर्षों के लिए इसको अनुमति दी गई थी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। अब बात आती कंपनी वहां से यहां तो आ गई। अब भाई कंपनी का कोई कंट्रोलर तो होगा, कोई तो संभालेगा। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी के प्रशासक मंडल में कुल मिलाकर प्रशासन व्यवस्था के लिए प्रशासन चलता था। कंपनी का प्रशासन, कंपनी का एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और 24 और उसके जो परिषद सदस्य, आप 24 मेंबर कह सकते हैं आप। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 एक और एक, कुल मिलाके हो गए हैं 26 लोग। 26 लोगों की अपनी एक परिषद थी, कमेटी थी, जिसे बोला जाता था गवर्नर और उसकी परिषद। क्या कहते थे? गवर्नर और उसकी परिषद के द्वारा 26 लोग थे जो गवर्न करते, कंपनी को कंट्रोल करते थे। जब हम आगे अभी 1 बाय 1 आगे और अधिनियम में चलेंगे, आपको दिखाएंगे, तो यही जो गवर्नर उसकी परिषद है, आगे चलकर इसका विस्तृत रूप हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोलते हैं निदेशक मंडल में आगे कन्वर्ट हो जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगा, तो पढ़ेंगे 1784 या अनवर्ड्स उसके आगे। तो ये हमारा इतना सा जो बिल्कुल एक ड्राफ्ट है, एक लिस्टिंग है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक, अब जरा समझिए, हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी डिमांड है कि सर हमारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, लेखपाल का है, कांस्टेबल का है, एसआई का है, या सुपर टेट का है, या टेट का है। समझिए जो मैंने अभी आपको बताया है। आज के टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि भारत में संवैधानिक विकास को कितने चरणों में डिवाइड किया गया? तो 2 चरणों में, एक कंपनी के शासन का अधीन, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के शासन का अधीन। कंपनी के शासन कब से कब तक? 1770। वैसे तो देखा जाए तो अगर आप देखो, बक्सर युद्ध के बाद, इलाहाबाद संधि के बाद पूरा उनका सिस्टम चालू हो गया था। लेकिन जो ऑफिशियली रूप से कहा जाता है 1773 से लेकर 1858 तक, और 1858 से लेकर 1947 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ, तब तक जो शासन माना जाता है ब्रिटिश क्राउन या महारानी को माना जाता है।
इसके अलावा फिर क्वेश्चन पूछता है किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्योंकि ध्यान रखना, कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी और कंपनी यहाँ बाद में आती है। स्थापना होती है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के फरमान से शाही आदेश के द्वारा लंदन में होती है, और जिसमें कुल 217 मेंबर होते हैं। 30,133 पाउंड की कुल कैपिटल या पूंजी होती है कंपनी के पास, और 217 पार्टनर में भागीदारों में एक नाम महारानी एलिजाबेथ प्रथम का भी होता है। और ध्यान दीजिए हमारे छात्रों, कंपनी की स्थापना लंदन में जरूर 31 दिसंबर 1600 को होती है, लेकिन भारत आती है 1608 में। उस समय मुगल काल चल रहा था भारत में, और जहांगीर का शासनकाल होता है। अगर आप पढ़ेंगे, जहांगीर का शासनकाल है 1606 से 1627, 1606 से लेकर 1627 तक। उसी ड्यूरेशन में 1608 में ब्रिटिश कंपनी भारत आती है, जो कि स्टार्टिंग सूरत से करती है। वो एक टॉपिक अलग है, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। मैं पढ़ाऊंगा, टॉपिक जब पढ़ाऊंगा एक टॉपिक आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। मैं अगला जब वीडियो लूँगा कभी, एक टॉपिक है अराइवल्स ऑफ यूरोपियन टू इंडिया। यूरोपियों का भारत आगमन एक टॉपिक है। वहाँ पर पुर्तगीज़ कब आए, पुर्तगाली कब आए, फ्रेंच कब आए, डैनिश कब आए, ऐसे ब्रिटिशर्स कब आए, ये सब मिलेगा। फिर वहाँ डच कब आए वगैरह वगैरह, तो सब मिलेगा, तो उसको तब देखेंगे। अभी फिलहाल कंपनी की बात करें, कंपनी की स्थापना होती है मूल रूप से लंदन में 31 दिसंबर 1600 को, और भारत कंपनी आती है 1608 में जहांगीर के शासनकाल में। अगला टॉपिक हमारा हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के अधीन शासन। उसमें कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से कानून ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जारी किए कंपनी के शासन को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए। उस टॉपिक पे अगला टॉपिक हमारा चलेगा। तो अगला टॉपिक हमारा होगा पहला, जैसा कि मैंने आपको लिखाया था कंपनी के शासन के अधीन वाले में, पहला टॉपिक था हमारा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। और अगले टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद।